नमस्कार साथियों, मैं वैभव मिश्रा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपके लिए एक नया सेशन लेकर आए हैं और इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को और बेहतर कैसे बनाएं। क्योंकि जब भी कोई योद्धा किसी युद्ध भूमि में जाता है तो युद्ध भूमि में जाने से पहले अपनी रणनीति तैयार करता है, किस तरीके से दुश्मन पर अटैक करना है, किधर से अटैक करना है, कितने तरीके से अटैक करना है। तो सिविल सर्विसेज के जितने भी छात्र हैं उनके लिए यूपीपीएससी क्या है, एक युद्ध क्षेत्र है। अब इस युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अगर हमारी तैयारी अच्छी नहीं होगी, हमें तरीके नहीं पता होंगे, हमारी दशा और दिशा दोनों सही नहीं होंगी, तो इस परिस्थिति में हमारी जो सफलता के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और जिसके कारण आप देखते हो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को असफलता का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, आपके आस पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते हो कि बहुत इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, सब कुछ आता है, आपसे ज़्यादा आता है, लेकिन आप सफल हो जाते हो, वो असफल हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कारण सिर्फ और सिर्फ एक आता है कि उन्होंने दशा और दिशा दोनों अपनी सही तरीके से नहीं चुनी है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, कैसे मजबूत बनाएं, कैसे उसके नोट्स बनाएं, किन किन बुक्स का सहारा लें, किन किन चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, किस मटेरियल को अपने पास रखना है, किस मटेरियल को अवॉइड करना है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती सिविल सेवा में होती है। और इसी युद्ध की रणनीति के लिए आज आपसे मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि जो इतिहास विषय है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा मिथक हैं, और मिथक ऐसे हैं कि छात्र कहते हैं कि सर सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, इनकी डेट्स नहीं याद रहती हैं हमको, ठीक है, चीज़ों का क्रम हमें याद नहीं रहता है। तो आखिरकार हम क्या करें कि एक इतना बड़ा सब्जेक्ट पांचों विषयों में जो सबसे बड़ा है, जो 3 पार्ट में बटा है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है और साथ में एंशिएंट हिस्ट्री है, इन तीनों को कैसे याद रखना है, कैसे हमें अपनी पूरी न्यू एक तैयार करनी है। या कुछ विद्यार्थी इसमें से ऐसे होंगे जो अभी हाल ही में जिन्होंने तैयारी करना अपना शुरू किया होगा। अब अगर उन्होंने तैयारी करनी शुरू की है तो स्टार्टिंग में उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग का फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही एक अच्छी दिशा में अपनी तैयारी को लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि आप बहुत अर्ली एज में, बहुत जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने सिविल सेवा का एग्जाम क्लियर कर लिया। और कुछ लोग क्या होते हैं, आप देखते हो लगातार 7-7 8-8 साल भी हो जाते हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है एग्जाम। कारण सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी को लेकर आता है कि बेहतर स्ट्रेटजी के साथ हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे अपनी इस युद्ध भूमि में पीसीएस के, और जाकर पहली ही बार में कोशिश करेंगे कि हम सफलता को प्राप्त कर लें। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप चाहो तो आपको सफलता की प्राप्ति ना हो। इस क्रम में सबसे पहली बात आती है कि हमें करना क्या चाहिए जब हम तैयारी करते हैं। आज मैं इतिहास के बारे में बात करूंगा कि इतिहास जैसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके प्रीलिम्स में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं, तो उन 25 से 30 क्वेश्चन को हम कैसे कवर करें। या फिर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आंसर राइटिंग कैसे अपनी बेहतर बनाएं। इन सब मुद्दों पर एक एक करके आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा में सबसे पहला जो हमारा आएगा वो आएगा कि इतिहास का अगर हमें बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना है, अगर हम बात करते हैं इतिहास का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना है अपना, या जिसको कह सकते हो कि हमें अपने इतिहास सब्जेक्ट की जब हम सिविल सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो इसकी नींव कैसे मजबूत करनी है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करनी है। पहली चीज़ क्या होती है, कहा जाता है कि जिस भवन की नींव मजबूत होती है उस भवन पर आप कितने भी मंजिल की बिल्डिंग बनाते चले जाओ तो वो भवन बहुत मजबूत स्थिति में रहता है। अब इसी परिस्थिति को देखते हुए आप देखोगे कि मैं कह रहा हूं कि इतिहास के बुनियादी दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए सबसे पहले कक्षा 9 से 12 तक की एनसीईआरटी का अध्ययन करना चाहिए। आपने बहुत बार सुना भी होगा लेकिन इसको अप्लाई नहीं किया होगा। कई लोग आपसे कहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीपीएससी भी अब यूपीएससी के कदमों पर चल रहा है। तो एक एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो एक तो आपकी जो सोच है वो डेवलप होती है इतिहास को लेकर अलग तरीके से, क्योंकि वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया गया है इतिहास का है क्या। और जब वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका मजबूत हो जाता है तो वहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी शुरू होते हैं। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा वहां पर हेल्प मिलने वाली है। यूपीएससी ने अभी हाल ही में लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन पूछे तो जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए।
तो एनसीईआरटी आपके लिए एक नींव का काम करती है और साथ ही साथ एक जो सोच और समझ विषय को लेकर है उसको भरपूर मात्रा में विकसित करती है। और जब आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेते हो तो आपके एक जो बेसिक नीड थी इतिहास की वो कंप्लीट हो गई। अब बेसिक नीड जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है अगर इन सब की बात करें तो दूसरा आता है बेहतर पब्लिकेशन और लेखकों की पुस्तकों का चुनाव करना है। मार्केट में बहुत तरीके के आपके मटेरियल्स हैं इतिहास को लेकर, भरपूर किताबें हर रोज नए नए पब्लिकेशन निकालते हैं, उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। कई जगह मैंने खुद देखा है कुछ जो पुस्तकें हैं उनमें गलतियां भी बहुत बड़े लेवल पर हैं। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ फैक्चुअल डाटा है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, और जब कॉन्सेप्ट किसी में कॉन्सेप्चुअल है फैक्चुअल नहीं है, और आपको चाहिए दोनों डाटा है। तो बहुत सी ऐसी पुस्तकें आती हैं मार्केट में, क्लास नोट्स आते हैं, आपने पता चला कोई सेलेक्ट हुआ उसके क्लास नोट्स उठा लिए, ठीक है। अब क्लास नोट्स उठा लेने से या पढ़ लेने से जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल है उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको एक समझ विकसित करनी थी, तो आपने पहले एनसीईआरटी से समझ विकसित कर ली इतिहास को लेकर। अब जब समझ विकसित कर ली तो उसमें आता है कि भाई पब्लिकेशन अच्छे उठाए, और अच्छे पब्लिकेशन अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ना हमने शुरू की, जिसमें से सबसे पहले सबसे फेवरेट जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी भी पहली पसंद है बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा, ठीक है। साथ में पूनमलाल दहिया, इनकी बुक आती है एक एंशिएंट और मेडाइवल की, बहुत अच्छी बुक है। यूपीपीएससी के लिए रामबाण है, वो मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें फैक्चुअल डाटा भी भरपूर दिया गया है, कॉन्सेप्चुअल भी भरपूर दिया गया है, जितनी जरूरत है। क्योंकि ये एग्जाम क्या है कि अपने अकॉर्डिंग चीजों को लाना चाहता है, आपको अपने अकॉर्डिंग लाना चाहता है। जो एग्जाम की नीड है वही हमको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरा यहां पर अगर देखोगे तो पॉइंट एक और आता है कि अगर अच्छी लेखक की पुस्तक आपके पास हो, ठीक है, अच्छे पब्लिकेशन की पुस्तक हो, तो वो आपके लिए एक ही सफिशिएंट है, आपको अलग अलग बुक्स का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है कि जब हम लोग कोई बुक्स पढ़ने जाते हैं तो 3 दिन हमने पता चला सतीश चंद्रा को पढ़ा, और सतीश चंद्रा पढ़ने के बाद आपका कोई मित्र आया बोला अरे ये देखो बुक बहुत अच्छी है, आपने पढ़ी, आपको थोड़ी सी अच्छी लगी, आपने उसको छोड़ा, दूसरा शुरू कर दिया, फिर नेक्स्ट कोई आपको मिल जाता है। और ऐसा होता है, प्रैक्टिकल होता है कि कोई दूसरा मिल गया, उसने कोई और आपको बता दिया, आप उसको पढ़ने लगे। ये 50 पुस्तकें लाके एक साथ इकट्ठे करना या फिर उनको पढ़ने से बेहतर है एक पुस्तक आप बेहतरीन तरीके से पढ़ लो। और जब आप एक पुस्तक बेहतरीन तरीके से पढ़ लोगे तो उसका परिणाम आपको किस रूप में देखने को मिलेगा कि आप अपने सब्जेक्ट पर एक बहुत मजबूत पकड़ बना चुके होगे, क्योंकि आप पहले तो एनसीईआरटी पढ़ के अपनी समझ विकसित कर चुके हो। दोबारा क्या किया, अच्छे लेखकों की पुस्तक पढ़ के आपने कॉन्सेप्ट और फैक्ट जाता टोटल क्या किए, क्लियर कर लिए। तीसरा यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो क्या है कि पढ़ते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन करें, और अंडरलाइन करने के बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं स्वयं से। वो भी ये जो प्रोसेस होती है ना, ये आपको बहुत मजबूत स्थिति में ले जाने की प्रोसेस में बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा है, जो बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं या जो सेलेक्ट हुए हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं। होता क्या है कि हम लोगों ने कोई भी मान लीजिए पढ़ना शुरू की बुक, ठीक है, उसको एक टॉपिक मैंने उठा लिया, जैसे सपोज करो मैंने एक टॉपिक उठाया असहयोग आंदोलन, बहुत एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। असहयोग आंदोलन जो है, इस टॉपिक को हमने क्या किया, ले लिया। अब असहयोग आंदोलन को हमने पहले पढ़ना शुरू किया, पूरा पढ़ डाला, जहां जहां पे देखा इंपॉर्टेंट था उसको अंडरलाइन करते गए। जैसे असहयोग आंदोलन के कारणों की बात कर ली कि 1919 का जो एक्ट आया उसमें एक नियम ला दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को अनिश्चितकालीन के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसको काला कानून कहा गया है। जब ये फैक्ट आया इसको नोट कर लिया, फिर पता चला कि इसके विरोध में क्या होता है कि गांधी जी 6 अप्रैल को क्या करेंगे, 6 अप्रैल को जो हमारा अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन करेंगे, आह्वान करेंगे।
और 6 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब आपने इन तीनों पॉइंट को यहां पर नोट कर लिया और पूछा भी गया है कब आवाहन किया गया है, अंडरलाइन कर दिया पढ़ते समय, अभी नोट नहीं किया है, सिर्फ एक बार पहले पढ़ लो। अब नोट किया, फिर आपने कहा कि 9 अप्रैल को हुआ। 9 अप्रैल को ही पंजाब के दो प्रमुख नेता हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके विरोध में क्या हुआ कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक जनसभा का आयोजन किया गया था। और जनसभा का जब आयोजन किया गया है तो आयोजन करने के परिणाम स्वरूप पंजाब में मार्शल लॉ उस समय लागू है। जनरल डायर को लगता है कि भाई ये हमारी आज्ञा की अवहेलना है, तो जनरल डायर क्या करता है, जनरल डायर जो है वहां पर जाकर गोली चलवाता है, हजारों की संख्या में मृत्यु होती है। हंटर आयोग का गठन होता है और भारतीयों के द्वारा मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया जांच करने के लिए। अब ये सब प्रोसेस जब आप अंडरलाइन करते चले जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पूरा कहानी है, इतिहास कहानी है। अब पढ़ लिया आपने, उसी प्रश्न को उठाओ, उसी टॉपिक को अब उठाओ। अब जो अंडरलाइन किया था उसमें से महत्वपूर्ण तथ्य निकालना शुरू करो और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो, अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। अब इसका फायदा देखो हो क्या रहा है कि ये सब चीजें आपने पहले बेसिक वे में पढ़ी है, किसमें, एनसीईआरटी में। सेकंड टाइम आपने क्या किया, पढ़ा, अंडरलाइन किया महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब जब महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर आपने अंडरलाइन कर लिया तो इसके बाद आप क्या करोगे, फिर से पढ़ोगे नोट्स बनाने के लिए। तो एक टॉपिक से आप 3 बार गुजर रहे हो और जब 3 बार आप गुजर चुके हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक टॉपिक से 3 बार गुजरने के बाद आप उसको पूरी तरीके से आत्मसात कर लोगे, कंप्लीट वे में। कोई आपको किसी भी प्रकार से वहां पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जब आपने पूरी तरीके से इसको आत्मसात कर लिया अच्छी तरीके से, अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि प्रत्येक टॉपिक के बाद जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके उठाए कितने, सभी प्रश्न उठा लिए जितने भी थे, प्रीवियस ईयर उठाए, ठीक है, या कहीं का मॉक टेस्ट आपने ले लिया, मान लो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले लिया, और आपने असहयोग आंदोलन के उठा लिए जितने भी क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन उठाने के बाद आपने कम से कम, मैंने लिखा है कि आपको 50 प्रश्न हल करना है, 50 प्रश्न हल करना है। आपने एक तरफ से 50 प्रश्न हल किए प्रीलिम्स के इतिहास में असहयोग आंदोलन के, और 50 प्रश्न हल करने के बाद आपके अंदर एक तो अप्रोच बढ़ी है, इस टॉपिक को लेकर अप्रोच एकदम हाई चल रही है कि हाँ हमने 3 बार पढ़ा, एकदम दिमाग में हमारे फिट बैठा है। फिर क्या किया कि 50 प्रश्न हल करने के बाद आपने कहा कि हम 2 मुख्य प्रश्न जो हैं वो मुख्य परीक्षा से उठा लिए। 2 प्रश्न किससे उठाए, मुख्य परीक्षा से। और उसमें आपने देखा कि असहयोग, उन्होंने कह दिया कि असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें और साथ में इसकी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया इसका वास्तविक कारण अपने शब्दों में लिखें। क्योंकि जब भी आप परीक्षा के बारे में बात करते हो या देखते हो तो वहां पर सबसे बड़ी एक बात जो निकल कर आती है कि वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है, अपने शब्दों में लिखें। क्योंकि जब आप अपने शब्दों में किसी भी आंसर को की अभिव्यक्ति करते हो, कोई भी आंसर लिखते हो मेंस में, तो उसका एक अलग प्रभाव देखने को मिलता है। और प्रभाव ऐसे पड़ता है कि एग्जामिनर को लगता है कि वास्तविक रूप में इस बच्चे ने इस टॉपिक को समझा है, पढ़ा है। अन्यथा उसको लगता है कि ये व्यक्ति सिर्फ रटने वाला है, कि रटा और चले गए। कई बार मैंने कहा है कि ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान के लिए नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व का भी, दृष्टिकोण को भी देखती है। और जब आपका दृष्टिकोण, व्यक्तित्व, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, तो आपके लिए मैं कोई भी कहानी सुनाऊं और फिर मैं कह दूं कि आप अपने शब्दों में लिखो, आप लिख दोगे। और जब आप अपने शब्दों में लिखोगे तो सामने वाले पर ज्यादा इफेक्ट डाल सकते हो। उदाहरण के लिए मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर मैं आपसे कहूं असहयोग आंदोलन पढ़ा दिया मैंने, और आप अब मुझे बताओ कि असहयोग आंदोलन है क्या, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि जो मैंने बताया है उसी वे में बताने की। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे अपने शब्दों में बताने की, अपने तरीके से बताने की,
तो आप ज़्यादा प्रभावी ढंग से मुझे समझा पाओगे। तो हमें करना क्या है, एग्जामिनर को ही तो प्रभावित करना है, जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है बैठ के। उसके लिए हम अपने शब्दों का चयन करेंगे। हमें किताबों की लैंग्वेज नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हाँ, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे शब्द भी सही होने चाहिए, साथ ही साथ जिस घटनाक्रम को हम लिख रहे हैं वो भी एक परफेक्ट तरीके से लिखना है, कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहनी है। तो खुद का व्यक्तित्व का अगर विकास करना है, मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर देखो हो क्या रहा है कि अभी तक हमने पहले एनसीईआरटी को पढ़ा, एनसीईआरटी के बाद हम किस पर आ गए, बुक्स पर आ गए, जो मेजर बुक्स थी उसको पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद उससे हमने नोट्स बनाए, और टॉपिक पढ़ने के बाद जब हम लोग नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाने के बाद की जो प्रोसेस है वो क्या है कि आपने उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया, मेंस के प्रश्न लिखे। तो मुझे लगता है कि इतना जब आप कर लोगे किसी भी विषय के साथ, चाहे इतिहास के साथ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आपका टॉपिक वो आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। और जब भी ये मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो क्या होता है, ये सभी प्रश्न आप एकदम करते चले जाओगे बिना किसी सेकंड के देखे हुए। आपने देखा ये प्रश्न है, लिखना शुरू। दूसरा क्या होता है कि जो भी हम कुछ पढ़ते हैं वो सब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। किसके साथ पढ़ें, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, और कॉन्सेप्ट के साथ जो इंसिडेंट हैं उनको आपस में जोड़ते रहें। कैसे जोड़ना है, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन क्यों हो रहा है, क्योंकि 1909 का एक्ट आया, 1919 का एक्ट आया। 1919 एक्ट के बाद गांधी जी ने हड़ताल का आयोजन किया, हड़ताल के बाद गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। सभी घटनाएं एक से जुड़ी है, एक के लिए। क्योंकि देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजयी होगा तो वो 1919 का एक्ट लाएगा, उसका विरोध किया जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप है। गांधी जी आह्वान करेंगे, गांधी जी गिरफ्तार होंगे, ये इसके परिणाम स्वरूप हुआ। सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, असहयोग आंदोलन हो जाता है। तो घटना क्या है, एक साथ जुड़ी हुई है ना, सभी एकदम क्लियर है। मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर आपको कोई भी यहां पर डाउट होगा। दूसरा यहीं पर एक और तथ्य है जिसको हम लोग देखेंगे। हाँ, महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ प्रत्येक अवधि के लिए कालक्रम बनाएं। मैंने कहा कि जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अब यहां पर एक बात आती है कि बच्चों की एक शिकायत रहती है। शिकायत ये रहती है कि सर हमें डेट्स नहीं याद रहती हैं, एक भी डेट याद नहीं रहती है। तो डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक घटना को याद करना है, एक घटना को याद करना है। कैसे, आप समझ लो। 1900, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक अवधि के लिए कालक्रम बनाए, अलग अलग डिवाइड कर लो हिस्ट्री को। मॉडर्न का एग्जाम्पल लेते हैं हम, 1900 से 1910 तक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, देखा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हो रहा है 1905 में, और जब बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, तो इसके परिणाम स्वरूप ही 1905 में क्या होगा, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलेगा, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलेगा। और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चला, इस विभाजन से पहले आप देखोगे कि कर्जन जो है कई बार क्या करता है, भ्रमण करता है, कई बार भ्रमण करता है, और भ्रमण कहाँ का करेगा, वो करेगा बंगाल का, ढाका में जाएगा, मुस्लिमों को कई चीजों के लिए प्रेरित करता है। अब जब प्रेरित करेगा कर्जन, ढाका में जाएगा, तो इसका परिणाम किस रूप में देखने को मिलता है कि 1905 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ, इसके विरोध में ही 1906 में, इसके विरोध में ही 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। क्योंकि ढाका का नवाब सलीमुल्लाह क्या कहता है, सलीमुल्लाह जो है वो अपना एक आगा खां के प्रतिनिधि मंडल भेजता है उनके नेतृत्व, आगा खां के नेतृत्व में। और आगा खां के नेतृत्व में जब प्रतिनिधि मंडल ये भेजेगा तो वो मिंटो से मिलेगा, मिंटो से अपनी डिमांड रखेगा, मिंटो कहेगा ठीक है हम आपकी सभी डिमांड मानने को तैयार है, लेकिन एक शर्त हमारी है, शर्त हमारी सिर्फ व सिर्फ एक ये है कि आप जो हैं बंगाल विभाजन के पक्ष में क्या करना है, आंदोलन करना है।
तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप ही क्या हो रही है, मुस्लिम लीग की स्थापना है। 1905 में ही जब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की बात करते हैं तो उसी समय कांग्रेस में एक नई विचारधारा जन्म ले रही है, जिसको कहा जाता है गरम दल। क्या कहा गया है, गरम दल कहा गया है। अब जब गरम दल ने जन्म लिया है, गरम दल जो है एक नई विचारधारा जन्म लेती है और वो कहती है कि हम जो हैं सिर्फ व सिर्फ इस भिक्षावृत्ति की नीति पर काम नहीं करेंगे कि हम रोज अपनी एप्लीकेशन अंग्रेजों के पास पहुंचाएं, अपना प्रतिनिधिमंडल भेजे, अपनी मांगे को लिए प्रतिनिधिमंडल को भेजा जाएगा और वो लोग मांगों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब वो मांगों को रिजेक्ट कर देते हैं तो टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाएंगे। लेकिन नरम दल क्या है, नरम दल के जो बड़े बड़े नेता हैं, फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। आंदोलन को लेकर, आंदोलन के क्षेत्र को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा, आंदोलन के तरीके को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 1905 से ही शुरू है और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना शुरू हुआ कि 1907 में जाकर क्या होगा, कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। क्या होगा, कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। अब जो कांग्रेस का यहां पर विभाजन हो गया है, कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, तो इसका परिणाम किस रूप में मिलेगा कि भारत में 1908 से 1914 तक राजनीतिक शून्यता का काल रहेगा। क्योंकि 1908 में बाल गंगाधर तिलक क्या होंगे, जेल चले जाएंगे अपने पत्र केसरी के कारण। तो ये कालक्रम जितने भी है ना, इन सब कालक्रमों की जब हम लोग बात करते हैं तो इनको आपस में कनेक्ट करना आना चाहिए। और जब एक बार कनेक्ट कर लेंगे 1905 का बंगाल विभाजन, अब आपको सब याद है और याद होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। मेंस में पूछ दिया कि कांग्रेस के विभाजन का कारण बताओ, अभी तक तो आपने पढ़ा था कि अध्यक्ष पद को लेकर है, नहीं, अध्यक्ष पद को लेकर नहीं है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जा रहा है, विचारधाराएं अलग अलग होंगी। तो ये जब तरीका आप लोग अपना अपनाओगे, एक अप्रोच अलग डेवलप करोगे, एक अच्छे तरीके से जब अपने जो मेंस में प्रश्न है आएंगे उनको अपने शब्दों में जाकर रिप्रेजेंट करोगे एग्जामिनर के सामने, तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, अच्छी रैंक भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। दोनों चीजें हैं। मैं हमेशा एक बात इस चीज को लेकर बोलता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं और कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर रखोगे तो कॉन्सेप्ट जैसे जैसे क्लियर रहेंगे उतनी ही अच्छी आपकी लेखन क्षमता आएगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एक पॉइंट और मैं लास्ट में बताना चाहता हूं कि आपकी जो निरंतरता है, आपकी जो निरंतरता है, ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो और बीच में 15 दिन के लिए भी उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हो तो आपका टच बिल्कुल हट जाता है उससे। और अगर आप इस टच को बनाए रखना चाहते हो, भले ही रोज 50 मिनट दो एक सब्जेक्ट को, लेकिन दो जरूर। टच कभी भी छूटना नहीं चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी और मेंस के अकॉर्डिंग भी। अभी लास्ट टाइम में 2020 या 21 में जो ऑप्शनल था हिस्ट्री का, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में एक सवाल आया था कि गांधी जी के जो कुछ कार्यों का वर्णन उन्होंने पूछा था। उसमें इस तरीके से गांधी जी के जो राजनीतिक के अलावा जितने भी कार्य थे, ठीक है, उनका वर्णन पूछा है। आंदोलनों के अलावा उन्होंने हटके क्या किया, जैसे चरखा चलाने को प्रेरित किया गया, समाज में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई, और अस्पृश्यता के अंत के साथ साथ जो बात वहां पर की जा रही है किसकी की जाएगी कि जो बाल विवाह है, सामाजिक कुरीतियां हैं, उन सबको खत्म करने की बात की गई है। तो इस तरीके से बहुत से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री को अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले 9 to 12 आप एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करो, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू करिए, उनको पहले अंडरलाइन करिए, बाद में खुद के क्लास नोट्स एक अपना जो नोट्स हैं स्वयं से बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद उसके प्रश्न मुख्य परीक्षा के और प्रारंभिक परीक्षा के हल कर लोगे। जब इतना कर लोगे तो मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि आपको इतिहास में हराने वाला कोई नहीं है और बहुत ही अच्छे एवं प्रभावी ढंग से आप अपने उत्तर को लिख पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।